ठीक है, तो ये बात नोट करके लिख लीजिए आप लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा लेक्चर देखिए। जो पूरा लेक्चर देखेगा उसी के नंबर बढ़ेंगे भैया। ऊपर ऊपर से 10 मिनट 15 मिनट देखने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला किसी को भी, ठीक है। अब यही बातें कुछ नोट करने वाली होती हैं जो आप छोड़ देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आज लेके आया हूँ बहुत ही दमदार टॉपिक, इंडक्टर, प्रेरक जिसे बोलते हैं, या फिर एक और बात इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। इन दोनों में भी अंतर बताऊंगा। सारे तरीके के 4-5 तरीके के हम लोग सवाल करने वाले हैं। आपने ये पूरे लेक्चर देखना है और अब गारंटी बोलता हूं कि कोई सवाल, कोई टॉपिक नहीं आपका छूटेगा। आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे क्या करने के लिए, सवाल अटेंड करने के लिए पेपर में, ठीक है। तो क्योंकि मैं हर टाइप के सवाल लेके आता हूँ किसी टॉपिक से, इसीलिए आप लोगों पूरा लेक्चर देखा करिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी बेटा, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। पिछले वैकेंसी में 115 जनरल कट ऑफ थी, 105 ओबीसी थी, तो आप समझिए खुद उसी हिसाब से जब 2700 वैकेंसी थी, बट अभी 608 वैकेंसी है। और मैं आपको बता दूं कि समय के साथ कंपटीशन बढ़ता ही है। देखो लॉकडाउन में जो मतलब बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने पढ़ाई अपनी डबल से ट्रिपल करी है लॉकडाउन पीरियड में। तो कहीं ना कहीं एक आप उस वजह से भी मान के चलिए कि आपका कंपटीशन बढ़ा है, बढ़ेगा, देखना नहीं तो आप खुद। और ऊपर से वैकेंसीज क्योंकि थोड़ी कम हुई हैं, तो उस वजह से टेक्निकल की मेरिट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप पूरे लेक्चर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। स्किप मत करिए, क्योंकि मैं हर टाइप के सवाल करा रहा हूँ। आज भी कराऊंगा, कल भी कराऊंगा, परसों भी कराऊंगा, पिछले लेक्चर्स में भी कराए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रेरक इंडक्टर। अब देखते हैं कि इसकी कहानी शुरू ही कहाँ से हुई और कैसे हुई, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से इंडक्टर और इंडक्टेंस अलग अलग चीज़ें होती है। बट ये कहानी शुरू कहाँ से हुई उसकी बात कर लेते हैं। हम लोगों ने एसी सप्लाई देखी थी पिछले लेक्चर में, जो हम लोगों ने देखा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई हम लोगों ने देखी थी। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से मान और क्या कहते हैं, मतलब समय के साथ में किस तरीके से मान में परिवर्तन आता है। एसी सप्लाई होती है, और जो समय के साथ में नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहती है मान, वोल्टेज या करंट की, ऐसी सप्लाई हमारी डीसी सप्लाई होती है, ठीक है। या वो वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, और एसी सप्लाई वोल्टेज हो सकती है, करंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब होता क्या था, मैं आपको एक बात बता दूं, सब कुछ अच्छा चल रहा था भैया, ये डीसी सप्लाई ये क्या होता है, जब कुछ सब कुछ अच्छा चलता है तभी कोई पंगा हो जाता है ना। तो डीसी सप्लाई क्या होता है, डीसी सप्लाई ये जो डीसी सप्लाई है ये क्या करती है, डीसी सप्लाई में जब भी कभी किसी वायर में कोई डीसी सप्लाई करंट में बह रहा है, तो इस डीसी करंट को रोकने के लिए यहाँ पर एक गुण, एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती थी जिसे बोलते थे रेजिस्टेंस। तो एक गुंडा जो है, जो कि डीसी सप्लाई में एक्टिव रहता था, वो था रेजिस्टेंस। अब अगर तार में एसी करंट बहे तो इसको रुकावटें ज़्यादा मिलती हैं, इसको कई गुंडे घेरते हैं। याद रखिए एसी सप्लाई के लिए 3 तरीके के गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं, आर, एल और सी। अभी आज हम एल पढ़ने वाले हैं, प्रेरकत्व को पढ़ने वाले हैं, प्रेरक पढ़ने वाले हैं, क्या होता है बात करेंगे। तो एसी सप्लाई जब फ्लो करेगा किसी वायर में, तो यहाँ रोकने वाले 3 गुंडे यहाँ काम करते हैं। रेजिस्टेंस तो काम करता ही करता है एसी को रोकने के लिए, एसी करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस तो काम करता ही करता है, साथ में इंडक्टेंस भी करता है, प्रेरकत्व जिसे बोलते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस को प्रेरकत्व बोलते हैं, इंडक्टर को प्रेरक बोलते हैं। अभी आपको अंतर बताऊंगा। और क्या काम करता है, कैपेसिटर भी रोकने का काम करता है, वोल्टेज को, एसी के वोल्टेज को रोकने का काम करता है। इसका मतलब डीसी के लिए एक ही गुंडा था आर, और आरएलसी के लिए 3 गुंडे थे, आरएलसी, ठीक है। एसी के लिए 3 गुंडे थे, आरएलसी। मतलब एसी करंट को बहने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, और डीसी करंट को केवल एक रेजिस्टेंस से पार पाना होता है और आराम से फिर वो बहता है। ये क्यों ऐसा है कि यहाँ 3 गुंडे अलग अलग पैदा होते हैं। देखिए रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इसको तो भली भांति बहुत अच्छे से समझ लिया था कि किसी भी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन और एटम टकराते हैं, उस वजह से जो पंगा फैलता है, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन और एटम के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन जो करंट में कमी आती है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन और एटम के टकराने से, रेजिस्टेंस को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन और एटम के टकराने से जो इस करंट के बहाव में कमी आती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आज हम बात करेंगे इंडक्टर की, तो कहानी शुरू यहीं से होती है। ये इंडक्टर, इंडक्टेंस होता क्या है। देखिए
इंडक्टर जो है ये एक तत्व है, एलिमेंट है, जो आप मार्केट से खरीदते हैं वो इंडक्टर है, ठीक है। आप मार्केट से खरीदते हैं वो इंडक्टर है। और इंडक्टेंस होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी माने गुण या अवगुण, ठीक है, गुण या अवगुण, ये होता है इंडक्टेंस। तो जाहिर सी बात है आप मार्केट से इंडक्टेंस नहीं लेते, आप मार्केट से इंडक्टर लेते हो। इस इंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी भरी हुई होती है, जो गुण या अवगुण होते हैं, उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। मतलब किसी एक इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व उसके अंदर भरा होता है, उसके अंदर गुण या अवगुण जो भरे होते हैं वो क्या होते हैं, इंडक्टेंस या प्रेरकत्व। अब आपको मैं यहाँ पर यही बात आगे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो ये इंडक्टेंस है, इसका मापक है, जो यूनिट है वो हेनरी होती है। मतलब इसको नापा तोला या बताया जाता है, इसकी जो यूनिट होती है हेनरी होती है। ये जनाब थे, एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने अपने नाम पर इसका मात्रक रखा। मतलब कहने का एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक 10 हेनरी का इंडक्टर है, एक 20 हेनरी का इंडक्टर है, तो एक बात तय है, करंट को ज़्यादा से ज़्यादा बहने से कौन रोकेगा, 20 हेनरी का इंडक्टर रोकेगा इन कंपेरिजन टू 10 हेनरी के इंडक्टर से। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेरकत्व के गुण या अवगुण ज़्यादा होंगे इस वाले इंडक्टर में। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इंडक्टर क्या रोकता है, करंट के बहाव को रोकता है, पर कौन से, एसी को। डीसी सप्लाई में एल और सी का रोल नहीं होता। ये गुंडे अपनी आप मर जाते हैं, ये कीटाणु अपनी आप मर जाते हैं, या ये प्रॉपर्टीज अपनी आप डीसी सप्लाई में खत्म हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं ये भी बात धीरे धीरे करते रहेंगे, पूरा लेक्चर आपने देखना है। पर अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने फैराडे लॉ देखा? मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं इंडक्टर टॉपिक कराऊंगा, और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैं, देखिए, आपसे भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैंने 30 से 50 नंबर का गैप रखा है, वो रखा ही इसीलिए है कि कौन बच्चा कितना मेरी सुन के उसको फॉलो करके फिर चीज़ों को मुझे लेके आ रहा है। अगर आपको फैराडे लॉ क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। आप इस टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले प्लीज़ फैराडे लॉ क्लियर करके आइए, क्योंकि मैं जो भी बात करने वाला हूँगा वो फैराडे लॉ में बिना अधूरी रह जाएगी। समझे मेरे बात? तो ये बात अधूरी ना रह जाए सनम, इसीलिए आपने क्या करना है, आपने फैराडे लॉ पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, इंडक्टर तत्व क्या होता है। अब देखिए, बड़ा ही ध्यान से इस बात को सुनिए। ये इंडक्टर है। इंडक्टर जो एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, ये एक वायर को जब हम ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब जब एक वायर को हम मोड़ देते हैं, उस वायर को मोड़ के जब हम उसमें एसी करंट फ्लो कराते हैं, मेरे बात समझना, डीसी करंट नहीं कराना है फ्लो, एसी करंट जब फ्लो कराते हैं तो ये एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्या, किसकी तरह बिहेव करता है? इंडक्टर की तरह बिहेव करता है। मतलब इंडक्टर अपने आप में क्या है यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंडक्टर कुछ नहीं है। इंडक्टर एक मुड़ा हुआ तार है जिसमें एसी करंट फ्लो करा देते हैं। तो ऐसा होने पर वो तार उस करंट के बहाव को रोकता है। कैसे रोकता है, बात यही तो करने वाले हैं। देखिए, जब ये करंट जब फ्लो करता है तो इस करंट में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। अब देखिए, हर एक टर्न में, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, हर एक टर्न में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। हर एक टर्न में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो मैग्नेट, देखो, 1 नंबर की टर्न की मैग्नेटिक फील्ड 2 को लिंक कर रही है, 2 नंबर की टर्न की मैग्नेटिक फील्ड 3 को लिंक कर रही है, 3 नंबर की 4 को कर रही है, 4 की 5 को कर रही है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 1 टर्न है, 2 टर्न है, 3 टर्न है, 4 टर्न है। जब करंट यहाँ जाएगा, मैंने आपको भली बात ये बात पहले भी बताई हुई है कि किसी भी तार में जब करंट बहता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मेरे भाई, यहाँ जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्योंकि तार मोड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान से सुनिए। बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सर सीधे तार में क्या होता है। सीधे तार में जब करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड यूँ उस पर चूड़ियाँ सी बनाती हुई चली जाती है, पर तार पे टच नहीं हो पाती। मतलब जब ये करंट ही होकर के जाता है, और मतलब ये तार है, इस पर करंट ही होकर के जा रहा है, तो ये किस तरीके से, ये इस तरीके से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, पर इस तार को टच नहीं करेगा। पर जब तार मोड़ते हैं तो जो इसके चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं, तो पहले मोड़ का दूसरे मोड़ को लगता है, दूसरे मोड़ का तीसरे मोड़ को लगता है, तीसरे मोड़ का
चौथे मोड़ को लगता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और एक टर्न से दूसरे टर्न को लिंक करते हैं। अब क्योंकि ये एसी करंट है तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना होगा ये कैसा होगा, टाइम वेरिंग, समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित। ठीक है, अब ये समय के साथ परिवर्तित क्या है, जिसे फैराडे लॉ क्लियर होगा भैया वही कर पाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप ये भी मत आगे देखिए, समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ इस बात को। अब आप बड़े ध्यान से समझिए कि जब हमारा पहले टर्न का फ्लक्स दूसरे टर्न को लिंक करेगा तो यहाँ एक ईएमएफ पैदा होगा, मान लीजिए E1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहले टर्न के फ्लक्स की वजह से हो रहा है। ईएमएफ क्यों पैदा होगा, क्योंकि फैराडे का पहला लॉ क्या कहता था कि जब भी समय परिवर्तित फ्लक्स किसी चालक को जोड़ेगा तो जाहिर सी बात है 2 नंबर टर्न अपने आप में टर्न है तो क्या है, वो अपने आप में चालक तो है ही है। जब दूसरे नंबर टर्न का तीसरे को जोड़ेगा तो यहाँ एक ईएमएफ पैदा होगा, यहाँ एक ईएमएफ पैदा होगा, यहाँ एक ईएमएफ पैदा होगा। ये चौथे वाले फ्लक्स की वजह से हो रहा होगा, ये तीसरे वाले फ्लक्स की वजह से हो रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ E1 E2 E3 लिखा है। मतलब पहले वाले टर्न का जो फ्लक्स है वो यहाँ जाके जुड़ेगा ना, तो इसकी वजह से ईएमएफ पैदा होगा। और ऐसे सभी ईएमएफ को जोड़ दें तो एक करंट, एक पूरा जो टोटल ईएमएफ पैदा होगा जिसे हम बोलेंगे E। याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो E होगा ईएमएफ, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि कितने, अब जो एसी करंट तो है ये तो बात आप मानते हैं, ठीक है, एसी करंट कुछ इस तरीके से ही होगा, जाहिर सी बात है। अब ये एसी करंट आप मुझे बताइए, एसी करंट, ये बात देखिए फैराडे लॉ जिसने पढ़ी होगी मैंने ये बात बताई है। देखिए जैसे हाथी का बच्चा हाथी ही पैदा होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा, घोड़े का घोड़ा होगा। इस बात पे किसी को शक है? इस बात पे ऑब्वियसली शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप एक चीज़ समझिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो इस करंट के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो भी तो बेचारा ऐसा ही होगा, उसका भी तो ऐसे ही नेचर होगा, क्यों भाई, है कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ तुम पढ़ने लग जाओ तो तुम्हारे बच्चे भी पढ़ने वाले ही पैदा होंगे। तो एक चीज़ समझिए कि ये आपका करंट है और ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स है। मतलब जैसा करंट वैसा ही फ्लक्स, जैसी शक्ल इसकी वैसी शक्ल इसकी, जैसी इसकी आदत वैसी इसकी आदत। याद रखिए, तो इससे पैदा होने वाला जो फ्लक्स है वो भी ऐसे ही होगा, समय के साथ परिवर्तित। अब जब समय के साथ परिवर्तित ये फ्लक्स होगा तो ये किस दर से समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, मतलब d∅dt माने कि फ्लक्स का बदलाव, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स का बदलाव समय के सापेक्ष। मतलब अब आप खुद सोचिए कि ये जो कहीं ना कहीं इस एसी करंट की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो जितना ज़्यादा समय के साथ ये करंट बदल रहा होगा उतना ही ज़्यादा समय के साथ इससे पैदा होने वाला फ्लक्स बदल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पैदा होने वाला ईएमएफ है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के बदलाव के, या फिर कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के बदलाव के, क्योंकि करंट जैसे बदलेगा वैसे ही फ्लक्स बदलेगा। ठीक है, तो जब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, मतलब समानुपाती हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं, और हमने यहाँ जो नियतांक लगाया वो लगाया L, प्रेरकत्व। तो ये जो L है ये क्या है, कहीं ना कहीं इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है। बात समझिए, प्रेरकत्व वो प्रॉपर्टी है और इंडक्टर एक प्रेरक, एक एलिमेंट है। तो अब आप खुद सोचिए कि फैराडे का दूसरा लॉ क्या कहता था, लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता था अखिलेश मुलायम का विरोध करेगा, मतलब पैदा होने वाला पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। तो यहाँ पर पैदा होने वाला कौन है, ईएमएफ, और कारण क्या था, इस करंट के मान का बदलना, क्योंकि एसी है ना, ये एसी करंट का मान बदलता रहता है। अगर ये बदलता नहीं रहता तो यहाँ कभी ईएमएफ पैदा ही नहीं होता। मतलब अगर हम यहाँ डीसी देते तो ये जवाब उन लोगों के लिए कि डीसी में क्यों नहीं होता। अगर डीसी देते तो ये समय के साथ परिवर्तित ना होता, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होता। कैसा होता, टाइम इनवेरिंग। और अगर टाइम इनवेरिंग होता तो ये ईएमएफ ना पैदा होता, और ईएमएफ ना पैदा होता जब कोई पैदा ही नहीं होगा तो वो विरोध क्या करेगा, कभी नहीं करेगा। अब यहाँ तो ये पैदा हो गया, और जब ये पैदा हो गया तो ये क्या करेगा, ये करेगा विरोध। ये पैदा हो गया है, अब पैदा जब हो गया है तो ये तो विरोध करेगा, और विरोध किसका करेगा, ये इस करंट के बिहाफ का विरोध करेगा, और ये कहेगा कि तुम अपना मान मत बदलो, क्योंकि तुम्हारे मान के बदलने से ही मैं पैदा हुआ हूं। और ये क्या कह देगा, ये कह देगा कि अपना मान मत बदलो, तो मान नहीं बदलने पर क्या हो जाएगा, ये इसके मान के बदलाव का विरोध करेगा। इसका मतलब जो ये विरोध की जो प्रॉपर्टी है, इस विरोध की जो आदत है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी by the virtue of which a twist wire or the turned wire opposes the rate of change of current is known as inductance.
तो किसी भी ट्विस्ट और टर्न वाले वायर का, किसी भी मुड़ाव वाले वायर का वो आदत, वो गुण या अवगुण जो किसी करंट के बदलाव के, जो किसी करंट के बदलाव को क्या करती है, जो किसी करंट के बदलाव का विरोध करती है, जो किसी करंट के बदलाव का विरोध करती है, जो किसी करंट के बदलाव का विरोध करती है, उस गुण या गुण को क्या कहते हैं, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस। अब वो विरोध करती है तो वो विरोध के जो गुण हैं वो एल से प्रदर्शित होते हैं और यूनिट होती है, मात्रक होती है हेनरी, एच से जो भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर 20 हेनरी इंडक्टर है और 10 हेनरी इंडक्टर है तो वो जो विरोध वाली आदत होगी, विरोध वाले गुण होंगे वो किस में ज़्यादा होंगे, वो 20 हेनरी में कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाले हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो चलते हैं हम लोग आगे। इसका मतलब ये एक बात समझ में आती है कि यहाँ से जो ईएमएफ का फॉर्मूला, जो इंडक्टर में ये जो ईएमएफ पैदा हो गया है इस करंट के बहने की वजह से, यही इस करंट को रोक भी रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ईएमएफ कैसा है, ये विरोध कर रहा है। तो ये विरोध का साइन नेगेटिव से दर्शाते हैं। याद रखना ये विरोध का जो साइन है ये लेंज लॉ ने दिया है। तो कल को पेपर में पूछे कि ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है, ये नेगेटिव साइन दर्शाता है कि ये जो ईएमएफ पैदा हुआ है ये विरोधी नेचर का है। और विरोध किसका करेगा, इस करंट के मान के बदलाव का विरोध करेगा। तो आज इस बात को भी अपने माथे पे गड़वा लीजिए कि इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब इंडक्टर जो करंट के मान में बदलाव होता है उसका विरोध करता है। तो यहां पर लिख लीजिए इंडक्टर करंट के मान में बदलाव का विरोध करता है। तो बदलाव का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूला है, अभी आगे इस फॉर्मूले को अब आप स्टार मार के जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब स्टार में इसलिए मार के जा रहा हूँ मेरे भाई कि ताकि आप लोग क्या करें, इसको फॉर्मूले को अभी 2 मिनट के लिए याद करें। मैं बाद में क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं मैं आपको हर टाइप के कराने वाला हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना देखिए, फिर हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सीधे वायर में क्यों नहीं होता है ये गुण या अवगुण, क्योंकि सीधे वायर में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो जुड़ता ही नहीं है तार को, और जब तार को नहीं जुड़ेगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। ईएमएफ पैदा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कहीं ना कहीं ईएमएफ ही जब पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, बच जाएगा। जब ईएमएफ पैदा नहीं होगा किसी इंडक्टर में, किसी प्रेरक में, तो वो विरोध ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बात होती है। अब देखिए ये एक इंडक्टर है, मान लीजिए L, ठीक है। L से प्रदर्शित करते हैं, इसमें जाहिर सी बात है एसी करंट बहेगा तभी ये इंडक्टेंस बनेगा। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए, जो बाहर हमारे ट्रांसमिशन लाइन में तार है वो भी तो मुड़े हुए ही हैं, वो मुड़े हुए हैं, इसका मतलब उसमें अपना रेजिस्टेंस वाला गुण तो है ही, रोक रहा है जो करंट को। अब साथ में और कौन डेवलप हो गया है, इंडक्टर वाला गुण भी डेवलप हो गया, इंडक्टेंस वाला। और ये क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि ये तार मुड़ा हुआ था, पहली बात। और दूसरी बात क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि इसमें एसी करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पहले से ही था, ये बीमारी तो पहले से थी। अब इस कोर में खाज और पैदा होगा, इस खाज का क्या नाम रखा अपन ने, इंडक्टर रखा, इंडक्टेंस रखा, मतलब इंडक्टेंस गुण या अवगुण है। और ये कैसे पैदा हुई, एक तो मुड़ाव की वजह से और एक एसी करंट फ्लो होने की वजह से। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, मतलब मुड़ाव भी हुआ होना चाहिए और एसी करंट भी होना चाहिए, और तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये खाज पैदा हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब चलते हैं आगे मेरे भाई, मेरी बात समझना। ये इंडक्टर जो है, कहीं ना कहीं आप मेरे को एक बात बताइए, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है मेरे भाई। एक चीज़ बताओ यार, कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि यार आज आपने सुबह 1 लीटर दूध पिया और शाम में 200 ग्राम दूध पिया, तो कितना दूध पिया, तो आप यहाँ तो जवाब दोगे कि सर मैंने यहाँ तो 1200 ग्राम दूध पिया, यहाँ आप बोलोगे 1.2 लीटर्स दिया। क्या आप ये बोलोगे कि नहीं सर मैंने 1 लीटर 200 ग्राम दूध पिया, नहीं आप ये बोलोगे ही नहीं। आप यहाँ तो बोलोगे 1200 ग्राम पिया सर मैंने दूध, या
100 मिलीलीटर पिया, या फिर आप बोलोगे कि मैंने सर 1.2 लीटर दूध पिया, मतलब अगर आप सुबह 1 लीटर पीते हैं और शाम में 200 ग्राम पीते हैं। तो अब आप एक बात समझिए इस चीज़ को लेके कि कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी आप किसी को जवाब देते हो तो या तो 1 यूनिट में ही देते हो, मतलब या तो ग्राम में दोगे या लीटर में दोगे, कभी 2 यूनिटों में जवाब नहीं देते। देखिए आप 2 यूनिट में जवाब नहीं देते। सेम ऐसे ही इंडक्टर के साथ होता है कि देखिए रेजिस्टेंस द्वारा जो विरोध था वो ओम में दर्शाया गया, मतलब हम ये कहते थे यार 2 ओम का विरोध कर रहा है या 1 ओम का विरोध कर रहा है। ऐसे ही हम इंडक्टर का भी विरोध अगर ओम में दर्शाएं तो उसको बोलने लग जाते हैं एक्सएल, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर बोलते हैं प्रेरक प्रतिघात। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं, काम एक नाम अनेक, काम एक नाम अनेक। काम क्या है? वही विरोध करना ओम में, ठीक है। बस यहाँ पर एल के द्वारा जो विरोध होता है उसका नाम एक्सएल रख दिया गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे बोलते हैं या फिर प्रेरक प्रतिघात बोलते हैं। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये होता है जब हम एल का मल्टीप्लाई कोणीय आवृत्ति से करते हैं। देखिए अब ये कैसे आया फॉर्मूला, थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता अभी इस टाइम पीरियड के लिए हम लोगों को नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एल का मल्टीप्लाई ओमेगा से कर दें, कोणीय आवृत्ति से कर दें, कल मैंने इसके बारे में बताया भी था, तो ये बन जाता है 2πfl, तो ये बन जाता है प्रेरक प्रतिघात, और जाहिर सी बात है इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट होगी ओम। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ कैसे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। देखो इस बात को मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, एल को अगर दिया होगा तो हेनरी में दिया होगा और एक्सएल को दिया होगा तो ओम में दिया होगा। याद रखना हेनरी में कभी भी आपको कुछ चीज़ दी हो तो उसे डायरेक्ट प्रतिघात नहीं लिख सकते, आप उसे ओम में कन्वर्ट करेंगे, और ओम में कन्वर्ट करने के लिए 2πf का गुणा करना ज़रूरी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये भी फॉर्मूला मैं स्टार मार के चला जा रहा हूँ, मैं इसको आगे आप लोगों को बात इसको बताऊंगा, ठीक है। इकट्ठा मैं जब ये अभी लिख दूंगा थोड़ी देर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब चलते हैं आगे। देखिए कोई भी इंडक्टर जिसका अपना एल प्रेरकत्व होता है उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सीरीज में जब भी कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए एक इंडक्टर है L1 और ये एक इंडक्टर है दूसरा। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, वही चीज़ है जैसे रेजिस्टेंस में होता था 2 छोर होते थे, इसके भी 2 छोर होते हैं। जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते थे तब भी लास्ट में 2 छोर निकलेंगे, चाहे 1 हो चाहे 2। देखिए अब ये 2 छोर निकले, तो इसका जो कुल प्रेरकत्व होता है, टोटल इंडक्टेंस अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल इंडक्टेंस बात करेंगे तो वो रेजिस्टेंस के ही तरह L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 इस तरीके से जितने भी इंडक्टेंस होंगे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बनता है। और अगर हम लोग बात कर लें मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको ही पैरेलल में कनेक्शन की बात कर दें, तो पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करेंगे, ये मान लीजिए एक इंडक्टर रहा L1 और ये मान लीजिए दूसरा इंडक्टर रहा L2, तो बस जैसे आप मेरा टोटल रेजिस्टेंस का वीडियो देख लीजिएगा, जैसे टोटल रेजिस्टेंस को निकालते हैं वैसे ही टोटल इंडक्टेंस कैसे निकलेगा। यहाँ पे 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो ऑन, जितने भी पैरेलल होंगे इस तरीके से निकलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो सीरीज पैरेलल के कनेक्शन के फॉर्मूले ये बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं, अब देखिए ये जो इंडक्टर है कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ईएमएफ पैदा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी, ऊर्जा किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा दी जो कि थी करंट की फॉर्म में, ठीक है। फिर वो बदली चुंबक की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बदली, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बदली, चुंबक की फॉर्म में बदली, और फिर वो बदली दोबारा से मतलब फ्लक्स की फॉर्म में बदली। आपने देखा देखिए इस करंट से ये फ्लक्स बना और इस फ्लक्स से दोबारा से क्या बना? ईएमएफ बना। मतलब ये फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ, और जिसका मान क्या था? L/dt इसका मान था। याद रखिए एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो पेपर में पूछी जाती है कि देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने इसमें कन्वर्ट हुई और ये इसमें कन्वर्ट हुई दोबारा से। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी ऊर्जा किस रूप में बनी, किस रूप में स्टोर हुई, किस रूप, अब ये ईएमएफ यहाँ पर स्टोर होके रह गया। प्लीज़ मेरी बात समझिएगा, ये ईएमएफ यहाँ पर स्टोर बन के रह गया, स्टोर होके रह गया, जुड़ के रह गया, जमा होके रह गया, और ये किस रूप में बन के रह गया? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडक्टर अपनी ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखता है। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी
स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि इंडक्टर अपनी ऊर्जा, जो कि ऊर्जा कैसे ईएमएफ के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ईएमएफ यहाँ पर ईएमएफ बन गया कि नहीं बन गया? और वो ईएमएफ किसकी मतलब किस जरिए बना? वो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बना। तो कहीं ना कहीं प्रेरक जो है अपनी ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। किसके फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के। कभी कभी पेपर में मैग्नेटिक फील्ड ना लिख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, तो वो भी आप सही ऑप्शन लगाएंगे। अब ये जो ऊर्जा स्टोर करके रखता है किस रूप में करता है? चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा स्टोर करके रखता है। और जो ऊर्जा होती है वो तो जूल में दी जाती है, वो तो जूल में दी जाती है, एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है। और वो ऊर्जा का अगर मान की बात करें, मान की, प्लीज मेरी बात सुनिए, मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो होती है ½ Li²। आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा प्लीज। ½ Li², जूल में फॉर्मूला होता है इसका, मतलब जूल में यूनिट होती है ऊर्जा की। ठीक है, तो वो ऊर्जा एक तो रूप में किसके? मैग्नेटिक फील्ड में, और एक उसका मान कितना है? ½ Li² उसका मान है। भाई लेक्चर सही लग रहा हो तो ताली ठोको, कमेंट करो, लाइक बनाओ। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए भाई, मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए, है ना? तो ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले डेवलप हो गए हैं, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले डेवलप हो गए हैं, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूले डेवलप हो गए हैं। एसी जो चैप्टर है ना भाई, उसमें फॉर्मूले बहुत डेवलप होते हैं, ये एक बात तो है। ठीक है, तो फॉर्मूले काफ़ी डेवलप होते हैं एसी चैप्टर में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो E=L/dI/dt है, ठीक है, माइनस का साइन यहाँ लगाना मत भूलना। माइनस एक्चुअली L केवल विरोध दर्शाता है, मतलब आप लगाएं खास नहीं लगाएं वो इतना फर्क नहीं आता, बट विरोध दर्शाता है। इसी L के यहाँ दो फॉर्मूले और बनते हैं, प्लीज़ मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसी L के दो फॉर्मूले और बनते हैं, जो कि डेरिवेशनल इसका क्या है क्या नहीं मैं उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा अभी। n² μ0 μA/L, n² μA/L, और एक फॉर्मूला बनता है इसी L का n∅/I। ठीक है, हम लोग डेरिवेशन वाले पार्ट पर ज़्यादा अभी नहीं जाना चाहेंगे, जिसमें यहाँ पर म्यू क्या है? विद्युतशील, वो चुंबकीयशीलता, मतलब परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता, म्यू है चुंबकशीलता। तो म्यू क्या होता है? μ0 μr। ठीक है, तो अब सारे फॉर्मूले मैं यहाँ इकट्ठे लिख देता हूँ। अगर आप देखें, μr है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, प्लीज मेरी बात समझिए। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता अगर मैं लिखूं इसे, इसको बोलेंगे सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी को, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ये परमिएबिलिटी लिखा है, ठीक है, ऑफ एयर, या एयर की चुंबकशीलता, एयर की चुंबकशीलता, जो कि कितनी होती है? 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। प्लीज़ 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 इस बात को नोट करिएगा, ये हेनरी पर मीटर में है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और इसकी भी यूनिट हेनरी पर मीटर होती है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज़ का। ठीक है, ये मान फिक्स होता है, ये नियतांक होता है, परमिएबिलिटी ऑफ एयर नियतांक होता है। इसका यूनिट कितनी है? हेनरी पर मीटर, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, और चौथा ये हो गया। पांचवा की अगर बात करें तो LT = L1 + L2 + L3 प्लस डॉट 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 सीरीज के लिए है, और 1/L2 = 1/L1 + 1/L2 प्लस डॉट 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 पैरेलल के लिए है। और फिर एक लास्ट फॉर्मूला एनर्जी का ½ Li²। प्लीज़, ये ऊर्जा का फॉर्मूला है जिसको कि आप जूल में कहीं ना कहीं मात्रक देंगे। इन फॉर्मूलों को कर डाला तो लाइफ मेरे भाई कैसी हो गई? झिंगा लाला। ठीक है, अच्छा लग रहा है लेक्चर तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ाइएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन। और देखिए आप लोग जो लोग पूरा लेक्चर देख रहे हैं वो कंटेंट कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं, वो बिल्कुल एकदम इस बात को फील करेंगे कि एक्चुअल क्लास चल रही है और सारा कंटेंट वही पढ़ाया जा रहा है जो पूरी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। बशर्ते कि कुछ चीज़ों के डेरिवेशन ही बस थोड़े से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब आप एक बात को समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कंटेंट में कमी नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे लेक्चर तो मैं बता रहा हूँ आपका लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है। अब आप खुद देखिए, मैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ। जब धारा 0.05 एम्पियर प्रति सेकंड की गति से बदल रही है, कॉइल का स्वह प्रेरक बताएं। स्वह प्रेरक माने सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को एल ही बोलते हैं। स्वह प्रेरक क्या होता है समझिएगा। एक्चुअली इंडक्टर का अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इंडक्टर का प्रेरकत्व का प्रिंसिपल ही सेल्फ इंडक्शन होता है। मतलब स्वह प्रेरक का सेल्फ इंडक्शन ही प्रिंसिपल होता है। सेल्फ इंडक्शन क्यों प्रिंसिपल होता है, बात को समझिए। जब कोई करंट किसी कॉइल में, उसी कॉइल में पैदा होने से, समझना मेरी बात को, जब किसी कॉइल के अंदर करंट बह रहा है जो उसी कॉइल के फ्लक्स को लिंक करके उसी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर दे। मैंने क्या कहा, करंट भी कॉइल का होगा और ईएमएफ भी कॉइल में ही पैदा करेंगे। मतलब घर में भी घुसेंगे तुम्हारे ही और तुम्हें ही मारेंगे। कहने का मतलब करंट भी उसी कॉइल में जा रहा है और उसी कॉइल में ईएमएफ पैदा कर रहा है। ऐसी सिचुएशन को जब वो ईएमएफ पैदा होता है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। मतलब सेल्फ इंडक्शन इज अ प्रिंसिपल वेयर current flowing in the coil produces the EMF in the same coil. This principle is known as self induction. जब कोई करंट उसी कॉइल में बह के उसी कॉइल में EMF पैदा कर देता है, उस EMF को क्या कहते हैं, स्वप्रेरक। उस EMF का पैदा होने की प्रिंसिपल को स्वप्रेरक कहते हैं। तो यहाँ L पूछा है, इस बात को समझिए। और जो लोग नहीं भी समझ पाते हैं उन लोगों के लिए मैं एक बात बता दूंगा। ऑप्शन में देखिए H दिया है। इसका मतलब ऑप्शन में कोई ऐसी चीज वो पूछ रहा है जिसका सरनेम या मात्रक, ठीक है, हेनरी हो। तो हेनरी किसका मात्रक है, एल का होता है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सही लिखा हूं। इस क्वेश्चन में हल्का सी चीज मिस है, एक सेकेंड। गति बदल रही है और 2 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न है। तो कॉइल का स्वप्रेरक बताया। तो अच्छा, इसने ईएमएफ कितना बोला है, देखिए ईएमएफ कितना बोला है, 2 वोल्ट, और करंट की धारा बदल रही है एम्पियर प्रति सेकंड। मतलब इसने क्या दिया है, पूरा डी दिया है। देखो आई माने एम्पियर, टी माने सेकंड, मतलब एम्पियर प्रति सेकंड। मतलब कितना दिया है इसने, ये वैल्यू 0.5 दिया है। तो E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं लगाया, मैं बात बताऊंगा। ये 2 हो गया और ये 0.5 हो गया, सॉरी L तो हमें निकालना है, और ये क्या है, डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी का मान कितना दिया है, 0.5। तो आप देखिए L का मान यहाँ से क्या आ गया, 4 हेनरी मान आ गया। देखिए नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया, नेगेटिव साइन केवल वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विरोध। अब मैं यहाँ नेगेटिव साइन लगा था तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है, जबकि इंडक्टर की वैल्यू नेगेटिव में थोड़ी मिलती है मार्केट में। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। इस बात को समझिए कि यहाँ इंडक्टर एल का मान क्या आ गया, 4 हेनरी। तो आपको क्या समझना है कि धारा 0.5 एम्पियर प्रति सेकंड, मतलब कोई चीज़ एम्पियर प्रति सेकंड है माने कि क्या है, डी आई बाई डी टी है। करंट का बदलाव समय के सापेक्ष दिया हुआ है, याद रखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब वो क्या घुमा लेगा किसी दिन, आपको मान लीजिए ये पूछ दे देगा, ये दे देगा तो ये पूछ लेगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसने ये दे दिया, ये दे दिया तो ये पूछ लिया। तो यही सब चीज़ें चलती रहेंगी और भी आगे बात करेंगे। सीरीज पैरेलल का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पेपर में आया भी था यूपीपीसीएल के 2015-16 कई बार आया है। सीरीज में दोनों कनेक्टेड है, तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 30 + 60 90 हेनरी। और जब पैरेलल हैं तो गुणा बाय सम हो जाता है। मैंने टोटल रेजिस्टेंस वाले में मैंने कहा ना रेजिस्टेंस जैसा हो जाएगा, तो गुणा बाय सम अपॉन 60 + 30 कितना है ये आपका 1800/90 20 हेनरी। अब मैं आपको यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा जो सवाल पेपर में पूछा था। देखिए कोई भी पैरेलल कनेक्शन हो, पैरेलल कनेक्शन का जो कुल, चाहे रेजिस्टेंस पूछा होता तो रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस पूछा है तो इंडक्टेंस,
वो हमेशा प्रत्येक की मान से कम आएगा। इस बात को नोट करके लिख लीजिए, पैरेलल में प्रत्येक के मान से कम आता है। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पर एक और लगा देता 10 हेनरी का, और इसका जब आप कुल प्रेरकत्व निकालते इन तीनों का तो वो 10 से भी कम आता है, मतलब प्रत्येक के मान से कम आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा लेक्चर ध्यान से देखा करिए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था। उसने आपसे आंसर नहीं पूछा था, स्टेटमेंट वाइज पूछा था कि प्रेरकत्व इतने से कम आएगा, प्रेरकत्व अब जैसे ऐसे पूछ ले, प्रेरकत्व 60 से कम आएगा, प्रेरकत्व 30 से कम आएगा, प्रेरकत्व 10 से कम आएगा, ऐसे पूछा था आपसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, जब ये तीनों होंगे तो प्रेरकत्व 10 से भी कम आएगा कुल प्रेरकत्व पैरेलल में, ठीक है। तो ये बात नोट करके लिख लीजिए आप लोग। इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा लेक्चर देखिए, जो पूरा लेक्चर देखेगा उसी के नंबर बढ़ेंगे भैया। ऊपर से 10 मिनट 15 मिनट देखने में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला किसी को भी, ठीक है। अब यही बातें कुछ नोट करने वाली होती हैं जो आप छोड़ देते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को सीरीज पैरेलल पे सवाल करा दिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को EL/dI/dt पे सवाल करा दिया। अब देखिए इन पे कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा, गौर से देखिए इस फॉर्मूले को। L = n² μA/L है। यहाँ जो प्रेरकत्व है वो कहीं ना कहीं समानुपाती है n² के, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल और सादा है। अगर मैं किसी में 2 टर्न बनाता हूँ और किसी में वही टर्न की संख्या 4 कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान से सुनिए कि अगर मैं टर्नों की संख्या, ये सवाल बोल रहा हूँ मैं, ये सवाल आता है, अगर टर्नों की संख्या डबल हो गई है, डबल, तो प्रेरकत्व स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जब अगर डबल हो जाएगा तो 4 गुना कहीं ना कहीं इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है L2/L1। मान लो इसका समानुपाती हटा देते हैं, कोई नियतांक लगा देते हैं K1 मान लो, तो ये n² हो जाएगा। अगर ये केस 1 ले लूँ तो L1 K1 N1, और अगर ऐसे ही एक और केस ले लूँ केस 2 जिसको कहें, तो वो L2 K2 N2² हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड अगर करेंगे तो L2/L1 = N2/N1 का होल स्क्वायर। तो कल को पेपर में याद रखिए, जब भी वो पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है, बोले कि नंबर ऑफ टर्न डबल हो जाते हैं, तो मतलब पहले कितना रहा था N1, और डबल होने पर जो नया टर्न है वो कहीं ना कहीं पहले से दुगना हो गया। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे, N2 की जगह 2N1 रखोगे और ये N1 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कहीं ना कहीं L2 क्या हो जाएगा, 4L1 हो जाएगा। कहीं ना कहीं L2 क्या हो जाएगा, 4L1। मतलब कहने का, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये 2 गुना बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दुगना बढ़ने पर दोगुने का स्क्वायर क्या होता है, 4 गुना। तो ये अगर दुगना बढ़ेगा तो ये 4 गुना बढ़ेगा। ये अगर दुगना कम होगा तो ये 4 गुना कम होगा। इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आप लोग जब ये क्वेश्चन लगाएं, इस बात को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि ये इंडक्टेंस में आपको एक बार को ये फॉर्मूला पूरा याद वैसे तो होना चाहिए। अगर पूरा याद नहीं भी है तो इतना पॉइंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर है? ये चीज़ आपको मैंने यहाँ से आने वाले कुछ सवाल बता दिए। अगर मैं Ln⁵/I की बात करूँ तो इससे भी जुड़े क्वेश्चन क्या आ जाता है कि वो आपको नंबर ऑफ टर्न दे देगा, फाई दे देगा और करंट दे देगा। क्लियर है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग ये फॉर्मूला आपका मोस्टली उसमें आ जाता है, क्या कहते हैं, आपका टिक करने में आ जाता है, मतलब ऑप्शन में टिक करने के काम में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। ये अगर 3 गुना कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9 गुना कहीं ना कहीं इंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर टाइम्स है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यही ख़त्म करते हैं। ये फॉर्मूले सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा कहीं ना कहीं कैपेसिटर से जुड़ा, संधारित्र से जुड़ा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर किएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और मैं आपको बोल दूं, जो फर्स्ट 51 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। उनको कंप्यूटर कोर्स के साथ में टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। बाद में प्लीज़ मुझसे मत कहिएगा कि आपने सर, अब देखिए अभी ऑफर तो चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा इसे लंबे टाइम तक चलाने की, बट फिर मैंने आपको इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि जब 7 जुलाई को 8 बजे लेक्चर अपलोड होंगे, मतलब
जो लेक्चर मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर कोर्स की, तो आप तभी परचेज कर लीजिएगा। फर्स्ट 51 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर भी रहेगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।